मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पे। तो ये है मेरी बाइक और अब हम निकल रहे हैं अगली राइड पर। काफ़ी कुछ पैक कर लिया है और विंटर के समय में एक दिक्कत ये होती है कि आपके पास लगेज ज़्यादा हो जाता है। एक लगेज तो आपका विंटर के वूलन से ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ रुका था पेट्रोल लेने के लिए। बीच में आजकल ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, तो इसी वजह से मैंने कैमरा का सेटअप करना सोचा, ट्रैफिक से निकल के सेटअप करूँगा। तो यहाँ आया, गाड़ी में तेल नहीं था क्योंकि आज हम जो जगह जा रहे हैं बीच में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। वो नया कंस्ट्रक्टेड हाईवे है, एक आध पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी कैसी होगी इस पर नहीं कहा जा सकता। तो शुरुआत करते हैं और थोड़ा हवा भी चेक करा लिया जाएगा बाइक की, और उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो सब कुछ तैयार है, गाड़ी की कंडीशंस, चैन ल्यूब नहीं हुआ है तो ल्यूब करना बाकी रह गया था। और भैया को चाहिए पर्ची पेमेंट का, है ना। तो भाई साहब को पर्ची दे दी जाती है, फिर उसके बाद करते हैं बात। गाड़ी है ना, पैसे का प्रूफ। तो लगेज, जब भी आप राइड ट्रिप पे निकले तो अपने लगेज को ज़रा देखते रहें, क्योंकि नीचे लेवल पे अगर कुछ खुला होगा तो वो गाड़ी में फंस सकता है या आपके चैन में अटक सकता है। तो शुरुआत करते हैं। एक प्यारी सी सुबह है, अच्छी सुबह, ठंड का मौसम है। पूरी राइडिंग गियर्स लगेज के साथ मेरी ट्रिप शुरुआत हो रही है और निकल रहा हूँ मैं बिहार शरीफ की ओर से। जय भोलेनाथ। तो आज गाड़ी थोड़ी आराम से चलानी है क्योंकि लगेज काफ़ी बांधा हुआ है मैंने। हालांकि डोमिनार में आराम से भी चलाते हुए गाड़ी कभी कभी 100-110 तो पहुंच ही जाती है। लगभग 9 बजने वाले हैं, 8:55 का समय मेरी बाइक की घड़ी में हो रहा है। तो मुझे ये शहर से निकलना होगा क्योंकि 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, तो 9 बजे थोड़ा सा पीक ट्रैफिक का टाइम हो जाएगा। तो ये बिहार शरीफ बाईपास पे हैं हम और आगे से रास्ता कटेगा। ये है, इसे 17 नंबर का गेट बोलते हैं। पता नहीं यहाँ कोई गेट तो है नहीं, लेकिन ये 17 नंबर गेट कहलाता है। और यहाँ से अगर आप बाएं मुड़ जाएंगे तो ये पटना का शॉर्टकट रास्ता है। पटना यहाँ से आपको 75 किलोमीटर मिलेगा और ये रास्ता जो है सीधे आपको बख्तियारपुर ले जाएगा। मैं बख्तियारपुर नहीं जाऊँगा, मुझे जाना है बेगूसराय से होते हुए। बिहार शरीफ सब्जी के मामले में बहुत अच्छा है, गोभी बिक रही है यहाँ। सब्जी काफ़ी होती है नालंदा ज़िले में और यहाँ से सब्जियाँ काफ़ी दूर दूर तक जाती है। रिसाइकलिंग प्लास्टिक चारों तरफ कलेक्ट किया हुआ है। भले ये लोगों की सोच अलग हो कि ये गंदा लगता है, लेकिन इतनी प्लास्टिकों को रिसाइकिल करना कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये सब जो वेस्ट कलेक्टर्स या जिन्हें हम कबाड़ी वाले बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सही मामलों में, भले वो उनके जीविकोपार्जन का तरीका हो। और ये है बिहार शरीफ का सोसराय बाईपास। इधर से आप सोसराय होते हुए निकल जाएंगे शहर की ओर। और ये जो रास्ता है ये आपका शॉर्टकट है रोही होते हुए, लेकिन चूँकि 9 बज रहा है
और मैं अभी हाईवे से ही जाऊंगा। और ये यहाँ का फेमस सूर्य मंदिर, पिछले ब्लॉग में शाम हो गई थी, तो ये सूर्य मंदिर है। और ये मोरा तालाब पोखर है जिसका काफ़ी महत्व है इस मंदिर का। और ये आ गए हम शेखपुरा बाईपास पे, भागनबिगा बाईपास। ये बन रहा है हॉस्पिटल, आने वाले कुछ दिनों में ये फंक्शनल हो जाएगा। और यहाँ से शेखपुरा है 56 किलोमीटर, जो हमें नहीं जाना है। सरमेरा है 32 किलोमीटर। तो और ये रोड मुझे बहुत पसंद है। इस रोड की बहुत ही खासियत है। मुझे ये रोड मतलब पूरे बिहार में मैंने अलग अलग लोकेशंस पे बाइक चलाई है, लेकिन ये रोड मुझे कुछ विशेष रूप से पसंद है, क्योंकि इस रोड में हर सीजन में नए नज़ारे होते हैं। यानी ये 4 सीजन तो एटलीस्ट खूबसूरत, कभी हरियाली, कभी यहाँ पे सरसों के खेतों में अलग सी खूबसूरती, कभी धान, कभी बारिश, एक तरफा। तो कभी अगर आपको पटना से बेगूसराय या उधर आपको भागलपुर या पूर्णिया जाना हो तो आप इस रोड से भी जाएं। एक तो ये रोड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, हालांकि इस साल की बारिश में थोड़ा सा कहीं कहीं पे लेवल मिसमैच हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये रोड बहुत ही अच्छा है। तो हुई यहाँ से 3 किलोमीटर। और सुबह सुबह राइड करने का तो आनंद ही कुछ और है। थोड़ा मैं लेट निकला हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप देख रहे हैं हल्का कोहरा सा सुबह था, तो फॉग में सुबह गाड़ी चलाना थोड़ा रिस्की रहता है। और ये देखिए, ये पानी अभी भी जमा हुआ है। और इस राइड का आज विशेष मकसद है, एक तरफ सूखा मतलब आप खेत देख सकते हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल अभी भी है, जबकि हम 17 नवंबर 18 नवंबर के आसपास हैं। और इसी पर आज ये ब्लॉग में मैं चर्चा भी करूँगा, तो मेरे ब्लॉगिंग का उद्देश्य भी है। आगे और बढ़ते हैं। तो ये जो इलाका है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये टाल का इलाका शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ दूर बाद अभी भी यहाँ आबादी है, कुछ दिन बाद प्योर टाल इलाका आपको दिखेगा। यानी मोकामा टाल का जो इलाका है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। ये इसकी शुरुआत जो होती है फतुआ से शुरू हो जाती है, और ये करीबन 100 किलोमीटर लंबा, यानी पटना से आपका एक तरह से खगड़िया तक, बेगूसराय तक, खगड़िया तक इसका इलाका जो है ये टाल इलाका है। और ये टाल इलाका विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। बहुत सारे रोचक पहलू हैं, शायद हमारे बहुत सारे साथी इस बात से अवगत नहीं होंगे कि ये इतना यूनिक इलाका है। और आज का व्लॉग इसी पे है। हम सभी जा रहे हैं, मैं बाइक से जा रहा हूँ और आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से जा रहे हैं मोकामा टाल की ओर। आज हम मोकामा टाल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे, और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कुछ बेहतरीन बातें बताऊंगा, कुछ आशावादी बातें होंगी, कुछ परिस्थितियों की चुनौती होगी, और कुछ सोचने के लिए मजबूर करने वाली बातें होंगी। मोकामा टाल जो है वो टाल, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टाल के मामले में आपको कुछ वोल्कानो यानी ज्वालामुखी के बारे में बताएगा। वो ये नहीं है। टाल वो एक तरह से आपका सबमर्ज पानी में डूबा हुआ इलाका हुआ करता है, बहुत ही उपजाऊ, जो एक समय विशेष के लिए पानी में डूबता है और फिर उपजाऊ मिट्टी, बाढ़ के कारण उसमें उपजाऊ मिट्टी आती है,
और फिर वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनता है। भोजपुरी में दियारा इलाका भी कहीं बस मिलता जुलता होता है, तो दियारा टाल लगभग मिलते हैं, कुछ उनमें बुनियादी अंतर होता है। और चूँकि ये नालंदा ज़िला जो है वो बिहार शरीफ जो है दोस्तों, वो नालंदा ज़िला का एक तरह से मुख्यालय है। तो यहाँ इधर आसपास बस्ती ज़्यादा है। और देखिए क्या नज़ारा, दोनों तरफ खेत, सुंदर धान के खेतों की धान की कटाई हो रही है जहाँ तक नज़र जाएगी। तो सारा खेत धान का खेत। तो इस इलाके में आप देख रहे हैं जल जमाव उस स्तर का नहीं है, और इधर जितने दूर तक आपकी नज़र जाएगी आपको खेत ही खेत दिखेंगे। इसीलिए इसकी ये जो ताल इलाके के अंतर्गत ये एरिया आता है, ये 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा और 14 किलोमीटर चौड़ा है। भरपूर खेती और हमारे किसान भाई बंधु धान की खेती करते हुए। आसान नहीं होता किसान होना। अगर हम अपने रोज़ के भोजन में एक मुट्ठी भी चावल या एक रोटी भी बर्बाद करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितनी मेहनत से उपजा हुआ अन्न बर्बाद करते हैं, कितनी मेहनत लगती है उसको पैदावार पैदा करने में, कितनी लगन लगती है। और उसमें सिर्फ एक मुट्ठी चावल की बर्बादी नहीं होती, उसमें सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है किसी की मेहनत की, किसी की तपस्या की, पानी की, बहुमूल्य संसाधनों की। इसलिए हमें भोजन भी नहीं बर्बाद करना चाहिए, जितना खा सके उतना लें। भोजन बर्बाद करना कोई स्टेटस सिंबल नहीं। और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, दोनों तरफ खेत। मुकामा यहाँ से 44 किलोमीटर है। और ये बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन जो फसल काटने में मदद करते हैं। फिर भी कितनी भी मशीन आ जाए, मेहनत तो लगती ही है। और छोटे से बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हुए। ज़िंदगी यही है दोस्तों, जीने के लिए संघर्ष तो करना ही है और उसमें भी खुशियाँ ढूंढनी है। यह इलाका है जो अपने खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, अब बहुत सारी चुनौतियों को झेल रहा है। इधर के इलाके जो थोड़ा ऊंचे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी खासियत यह है कि इधर जल जमाव इतना अधिक नहीं है, इसी वजह से खेती यहाँ में पीक पर है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ निराश कर देने वाली तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं सरमेरा तक।
पर मेरा और 9 किलोमीटर आगे। और इस ताल इलाके की और भी बहुत सारी खासियत है। यहाँ कई सारी जो स्थानीय नदियाँ हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आगे एक इलाका है त्रिमुहानी, वहाँ पे नदियों का कुछ संगम होता है। ये भी एक यहाँ के स्थानीय नदी है, शायद पंचाने नदी इसको कहते हैं। और इन यहाँ पे छोटे छोटे जो लोग रिवर हाइड्रोलॉजी या इनसे संबंधित हो, तो यहाँ नहरें हैं, आहार और पाइन के रूप से उन्हें जाना जाता है। उन्हें हम पाइन बोलते हैं। ये लोग मुख्य रूप से वर्षों से चली आ रही जल संग्रहण के रास्ते होते हैं। और इनकी धान की खेती में पानी बहुत लगता है। और ये देखिए प्रकृति के नज़ारे, गोल्डन ब्राउन। जहाँ तक नज़र जाएगी खेत ही खेत होंगे, बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं वन विभाग की ओर से, और उन्हें हरे रंग के कपड़ों में ढक दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पे जाओ तो बुद्धिस्ट फ्लैग होते हैं, वैसे ये फ्लैग जैसे लग रहे हैं। एक्चुअली ये घेराबंदी इसलिए भी की है कि कोई स्थानीय जानवर उन्हें खा ना जाए। तो ये पौधे अभी छोटे हैं, इन्हें वृक्ष बनने में समय लगेगा। और जब भी ऐसे रोड बनते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत पेड़ काट कर दी जाती है। तो उसके क्षतिपूर्ति में पेड़ों को लगाया जाता है, लेकिन वो कितने बड़े होकर विकसित हो पाते हैं, ये एक चुनौती रहती है। और यहाँ देखिए सुंदर से